एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन विद योर हेल्थ एंड स्टडीज। तो मेरा नाम रीना है, मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वीडियो में आप मेरे साथ जो समझने वाले हैं दैट विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टूडेंट्स। क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का पहला बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आई थिंक आप सभी मेरे साथ रेडी होंगे एंड आई प्रॉमिस यू इस चैप्टर में इस पूरी वीडियो देखने के बाद बेटा डेफिनेटली यू विल फील सो कॉन्फिडेंट। ओके, आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग काफी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं और आपको ये चैप्टर काफी इजी भी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और आप मेरे पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग देख पा रहे हैं। ओके, आपने अपने घर के आसपास डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन देखी होगी बेटा, और नहीं तो कभी चलते फिरते राह में ऑब्जर्व किया होगा। तो जब भी कंस्ट्रक्शन होती है बेटा तो उसकी बेसिक यूनिट ये ईंट होती है, जिसको आप इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं। तो सवाल आता है कि ह्यूमन बीइंग की या कोई भी लिविंग क्रिएचर इस नेचर में प्रेजेंट है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है, वो किस चीज का बना हुआ है। तो इसके पीछे सबसे पहले साइंटिस्ट आए बेटा रॉबर्ट हुक 1665 में, जिन्होंने अपने ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा और ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पहले मैं आपको कॉर्क दिखाना चाहूंगी। कॉर्क बेटा कुछ ऐसा दिखता है, जो इन टेस्ट ट्यूब का आपको ढक्कन दिख रहा है, इसी की थिन स्लाइस पे उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, छोटे छोटे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे बेटा, जिसको इन्होंने कहा था ये लिटिल लिटिल रूम्स क्या दिख रहे हैं। और लैटिन में ही बेटा इन लिटिल रूम का मतलब क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, जो कि डेड सेल्स देखे थे उन्होंने। ठीक है, अगर अब बात की जाए बेटा एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक की, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और इनको लाइक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और 1674 में ये आए और अपने ही थोड़े से इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ इन्होंने तालाब के पानी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि अगर सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप कहेंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं बेटा रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, जिन्होंने न्यूक्लियस को देखा था सेल में, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बेटा सेल थियरी आती है। सेल थियरी आपके दो अमेजिंग साइंटिस्ट, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम स्केल्डन एंड स्क्वान है, उन्होंने दी है। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो सभी बेटा किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, और सेल ही उनकी बॉडी में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, एंड स्केल्डन और स्क्वान ने मिलकर काम किया बेटा 1838 और 1839 में, और ये फर्दर थ्योरी में कुछ एक्सपैंडेड मैं कहूंगी स्टेटमेंट्स ऐड करी। ठीक है, ये थ्योरी बाद में पर्टिकुलरली एक्सपैंड हुई बेटा एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट के थ्रू, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू ने एक और स्टेटमेंट दी कि भाई जो पिछले सेल्स हैं, ठीक है, उसी से ही आगे वाले सेल्स अराइज हो रहे हैं, कुछ जादू नहीं हो रहा, कुछ करिश्मा नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, तो यहां पर एक सेल रहा होगा, ये पर्टिकुलरली अपने आप को दो में डिवाइड कर रहा होगा, और ये एट लास्ट अपने आप को दो में डिवाइड कर दिया। तो अगर ये दो सेल बन पा रहे हैं तो वो एक सेल से ही बने होंगे। ठीक है, तो कोई जादू करिश्मा नहीं हो रहा सेल के डिवीजन के अंदर। तो ये भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी जो किसने दी, रुडोल्फ वर्च्यू ने दी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बेटा अब सेल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं बेटा। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब बेटा सिंगल सेल। ओके, सिंगल सेल के अंदर वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आप अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर कर रहे हो। ठीक है, तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। और इसके एग्जांपल्स है बेटा बैक्टीरिया, अमीबा, दीज आर द सर्टेन ग्रेट एग्जांपल्स। ओके, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए बेटा, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स दिखेंगे जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, इतने कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहे हैं। मल्टी का मतलब है बेटा मोर देन वन और मोर देन टू, यू कैन से दैट। तो बहुत सारे सेल्स हैं बेटा। ओके, और सारे के पर्टिकुलर सेल्स आप कह सकते हैं मिलकर काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, और स्पेसिफिक डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लार्जर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको सारे मल्टी सेल्स दिखेंगे, मतलब ये अपने आप में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम क्या सारे सेल्स की शेप सेम होती है। ऑब्वियसली बेटा सेल्स की शेप बिल्कुल सेम नहीं होती। आप यहां पर देख पा रहे हो, दिस इज द स्पिंडल सेल, दिस इज द नर्व सेल, और लास्ट वाली पिक्चर में बेटा आपको ओवम और स्पर्म भी दिख रहा है। तो सबकी सेल की शेप डिफरेंट है, तो सभी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के आसपास या डिफरेंट बॉडी के अंदर। तो इसलिए बेटा क्योंकि उनको अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म करना होता है, तो उनकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर स्पिंडल शेप की बात करें, जो कि आपकी मसल सेल है बेटा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके आपकी सारी बॉडी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप इसकी लॉन्गेस्ट सेल जो कि आपका नर्व सेल है उसकी बात करें, तो क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ही क्विकली ट्रांसफर होना होता है आपके बॉडी से बॉडी पार्ट्स तक, है ना, आपके ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट्स से
ब्रेन तक, तो इसलिए इसकी ऐसी शेप है। और अगर स्पर्म और ओवम की बात की जाए बेटा तो वो आपके रिप्रोडक्शन में बहुत ही ब्यूटीफुल रोल प्ले कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट शेप और स्ट्रक्चर, बिकॉज उनको वैसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब बारी आती है कि सेल के अंदर क्या चीजें हैं, है ना। तो मेरे पीछे आप पिक्चर देख पा रहे हैं बेटा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल के पार्ट्स हैं या सेल के अंदर के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, और जिसको बायो की लैंग्वेज में और साइंस की लैंग्वेज में आप लोग क्या कहते हो, ऑर्गेनालीज कहते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनालीज मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाली बेटा अपना कुछ कुछ फंक्शन भी परफॉर्म कर रही हो, विले तो बैठे नहीं है सेल के अंदर, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही ना। कुछ क्या करेंगे, क्लियरिंग करेंगे, कुछ कुछ मटीरियल बनाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ अदर ऑर्गेनालीज को बनाएंगे, कुछ ऐसे रूल करेंगे, कुछ एनर्जी बनाएंगे, सबका अलग अलग काम है बेटा, ठीक है। तो सबके बारे में आई थिंक आप लोग बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ये आपका एनिमल सेल है बेटा, जो मैंने आपको पूरी यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाई है बेटा। तो ये पूरी आउटर कवरिंग होती है, पूरा गोला होता है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इसी को बेटा आप थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो इसमें आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा। तो ये आपके कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो ये मतलब जिसको लिपिड बोला जाता है। और ये आपको बड़ा सा येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये प्रोटीन है, ठीक है। तो दिस इज द लिपिड बायलेयर, यहाँ पर भी लिपिड, यहाँ पर भी लिपिड, लिपिड लिपिड लिपिड, ठीक है। तो लिपिड बायलेयर और बीच में प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो आई थिंक कुछ क्लैरिटी हो गई होगी बेटा। तो ये पर्टिकुलर लेयर, ये पर्टिकुलर आप कह सकते हैं आउटर कवरिंग प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है बेटा, और जिसकी वजह से सारे फ्लूइड्स, अदर ऑर्गेनालिज अंदर सेफ रह पाते हैं। और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की बेटा, परमिट कर रही है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सबको अंदर नहीं आने दे रही, सिलेक्टिव लोगों को, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अंदर आने दे रही है, परमिट दे रही है बेटा। तो सिलेक्टिवली परमिएबल, सबके लिए रास्ता नहीं खुला हुआ, भाई आ जाओ आ जाओ, नो नो नो, तुम अच्छा आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते, टाइप्स ऐसे, ओके, ठीक है। तो अलाउ कर रही है, परमिट दे रही है, एंटर एग्जिट, बट कहीं ना कहीं सिलेक्टिव नेचर की है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है बेटा अब डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस भी समझेंगे बेटा। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स, उसी को ही आप क्या कहते हो बेटा, डिफ्यूजन कहते हो। जैसे कि ऑक्सीजन आपके लंग्स में गई, है ना, और आपके ब्लड क्रेव कर रहे हैं कि फटाफट ऑक्सीजन तो हमें सेल्स तक जाकर पहुंचानी है। तो उस टाइम पर बेटा ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में है, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि आपके ब्लड के टुवर्ड्स का उसके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना बेटा, या उनकी मूवमेंट होना, उसी को ही आप क्या कहोगे, डिफ्यूजन कहोगे, जो आप इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या आती है बेटा आप लोगों की, ऑस्मोसिस क्या है ना। ऑस्मोसिस में सिंपली आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। वहां पर जनरली हमने गैसेस की बात की है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की बात की, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आ जाते हैं पिक्चर के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस में बेटा हम लोग 3 सिनेरियोस पढ़ते हैं एक इस क्वेश्चन के तहत। तो क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा अगर आप एक एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो, ठीक है, जिसके अंदर शुगर या सॉल्ट प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल बेटा हमने नमक वाला पानी लिया और नमक वाले पानी के अंदर हमने अपने एनिमल सेल को डाल दिया। तो 3 सिनेरियोस बनकर आते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है बेटा लेस, ओके, टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट, ओके। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि कम नमक है बेटा, है ना। और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो अगर इसमें कम नमक है बेटा, नमक इसमें कम है, ओके, कंपैरेटिवली सेल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, क्योंकि आपने उस पानी के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर सेल भी तो रखा है ना। तो अगर उसके अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो हायर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स क्या हो जाएगा बेटा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन विद लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहां पर बेटा इनसाइड ऑफ द सेल से आप कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा सेल के अंदर थ्रू ऑस्मोसिस, और यहां पर सेल मोटू हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है जी। हाइपरटोनिक की बात की जाए बेटा, तो हाइपर मतलब मोर, टोनिक मतलब सॉल्यूट। तो अगर इसमें ज्यादा सॉल्यूट है, ज्यादा नमक है बेटा, तो पानी कम होगा ना, है ना। और किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, सेल के कंपैरिजन में बात
बात कर रहे हैं। तो सेल क्या करेगा बेटा, सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सेल सिकुड़ जाएगा, सेल क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा कहीं ना कहीं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज लाइक विन एंड विन सिचुएशन, दोनों जगह इक्वल अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट है, तो ना वाटर की आपको यहाँ पर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, नो नेट मूवमेंट विल बी देयर, दैट इज इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बारी आती है बेटा सेल वॉल क्या है, ठीक है। तो इसमें मैंने सिर्फ आपको प्लांट सेल दिखाया है, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है बेटा, ओके। आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, अंदर आपके सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर बेटा सेल वॉल प्रेजेंट है, कहां पर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है जी, ठीक है। आउटर लेयर है बेटा प्लांट सेल की, सभी चीजें अंदर इंटैक्ट रहती हैं, सेलुलोज की बनी हुई है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, काफी रिजिड है, काफी कड़क है, परमिएबल है, सबको परमिट दे देती है, आइए आइए, पर अंदर कौन बैठी है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी बैठी है। एक सवाल आता है बेटा कि प्लांट्स को सेल वॉल क्यों चाहिए बट एनिमल्स के पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो द रीजन बिहाइंड दैट कि प्लांट्स के पास सेल वॉल है बेटा, सो क्योंकि प्लांट्स को मूव नहीं करना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तेज हवा में बेटा रेन आ रही है, ग्रेविटी की वजह से हर जगह अपने आप को बैलेंस करके रखना है बेटा, तो उनको एक कड़क स्ट्रक्चर चाहिए और वो मूव भी नहीं करते हैं। उसके साथ साथ बेटा सेल वॉल कहीं ना कहीं लीव्स फ्लावर को फॉर्म रखती है, एक शेप प्रोवाइड करती है, और कहीं ना कहीं वो अपराइट सिचुएशन में आपका प्लांट रह पाता है। बट एनिमल में बेटा है ना, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी भी है बेटा, और सेल्स अपनी शेप भी इजीली चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत सारी मूवमेंट के लिए, मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए, आपके ब्लड सेल्स में और ब्लड की मूवमेंट के लिए, है ना। तो सबके लिए बेटा आप क्या कहते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज है आपका कहीं ना कहीं एनिमल्स के अंदर, एनिमल टिश्यूज के अंदर। बारी आती है बेटा आप न्यूक्लियस की, जिसको कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, मतलब ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, इसके तहत सब कुछ हो रहा है बेटा, ठीक है। कंट्रोल सेंटर है, प्लांट के अंदर भी है, एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट है, ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नियर द सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम भाई साहब है इसके अंदर। अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं बात करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, है ना। एंड इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी है बेटा, ये छोटा सा येलो सर्कल जो आपको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियोलस, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी छोटू गोला, दैट इज न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं बेटा न्यूक्लियोलस आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब राइबोसोम क्या है बेटा, राइबोसोम एक और ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन बनाती है, ठीक है। जो प्रोटीन बना रहा है उसको भी तो कोई बना रहा होगा ना, तो उसको कौन बना रहा है बेटा, न्यूक्लियोलस बना रहा है। और न्यूक्लियोलस कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, ओके ऑलराइट, न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे एंड फटाफट से समझिए बेटा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बेटा, है ना, डबल मेम्ब्रेन है, एंड डेफिनेटली दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। डबल लेयर मेम्ब्रेन है बेटा, जो कि सारी चीजें यहाँ पर इंटैक्ट रख पा रही है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं बेटा, इन छेद को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, क्योंकि जो भी सामान अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाना है तो इन छेद के थ्रू आता जाता है बेटा, और कोई सोर्स नहीं है और कोई चारा नहीं है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ बेटा बात की जाती है न्यूक्लियोप्लाज्म की, जहां पर भी ये प्लाज्म टर्म आ जाए समझ जाना बेटा कुछ लिक्विड है, कुछ फ्लूइड अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा जेली लाइक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। जितना भी पिंक पिंक आपको रीजन दिख रहा है बेटा, ये सारा जेली लाइक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, जहां पर क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस येलो वाला गोला है ना, याद रखिएगा, ये प्रेजेंट है, और क्रोमेटिन प्रेजेंट है बेटा। क्रोमेटिन वो स्ट्रक्चर है या क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर है जहां पर सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जहां पर डीएनए है, जहां पर जीन्स हैं। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं बेटा, तो क्रोमोसोम आपका सर्टेन डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, और डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रख लो बेटा, कोई धागा है, ठीक है, कोई धागा है जिसको अपन क्रोमोसोम कह रहे हैं, और उस धागे की बनावट बेटा डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई है, और डीएनए जो धागा है डीएनए है बेसिकली, तो डीएनए के स्ट्रक्चर स्पेसिफिक सेगमेंट पर जीन्स भी प्रेजेंट है, दैट इज योर क्रोमोसोम स्पेसिफिकली, ठीक है जी। उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस बेटा जहां पर राइबोसोम बनता है। बारी आती है अब साइटोप्लाज्म की, जेली लाइक सब्सटेंस है, सेल के अंदर पूरा भरा हुआ है, चाहे एनिमल सेल की बात करो चाहे प्लांट सेल की बात करो। जितना लाइट ब्लू और येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा इसके अंदर, ये आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेलीज अपनी जगह पर रहते हैं। मान लो मैंने आपको एक जेली दी, जेली के अंदर आपको कह दिया इस पे लौंग लगा दो, इस पे काली मिर्च लगा दो बेटा, तो आप उसको हिलाएंगे तो वो ज्यादा नहीं हिलेगा ना, है ना। तो इसीलिए बेटा ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो इंटीरियर ऑफ द सेल के अंदर पूरा का पूरा फिल रहता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी प्रोसेस
प्रोसेसेस यहाँ पर होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स यहाँ पर पड़े होते हैं बेटा, ऑर्गेनेलिज अपने प्लेस पर रहते हैं और पूरे सेल को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सबसे इंटरेस्टिंग बेटा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही अराइज हो रहा है। ये व्हाइट कलर बेटा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है और मैंने डिस्टिंक्ट करने के लिए रेड कलर से आपको दिखाया कि दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिंपल डेफिनेशन बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अराइज हो रहा है, ऐसे इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फर्दर आगे टू टाइप्स होते हैं, आरईआर और एससीआर। अब आरईआर और एससीआर कुछ तो कर रहे होंगे ना बेटा, तो वही इसका काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होल वही काम है बेटा। आरईआर का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, एससीआर का फंक्शन होता है बेटा कुछ फैट मॉलिक्यूल्स बनाना, कुछ स्टोरेज करना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अभी फटाफट से बात कर लेते हैं आरईआर और एससीआर की। अगर आप आरईआर की पिक्चर देखोगे तो आरईआर पे उसको आपको ध्यान से देखें तो येलो कलर के कुछ ऐसे स्टड लगा दिए मैंने, है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टड लगा दिए। लड़कियों को समझ आता होगा स्टड क्या होता है, जो सुंदर कर देते हैं किसी भी चीज को, है ना। आप समझिए मोती लगा दिए बेटा और ये सरफेस को थोड़ा खुरदुरा बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं। तो इसीलिए बेटा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है जी। और अगर ये स्मूथ है तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो काम तो इसका भी होगा ना, वेला तो नहीं है ना, वेला तो नहीं है ना, है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, लिपिड का फॉर्मेशन करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी होगा इसका सेल के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है एक बार इनका दोनों का डिफरेंस। ओके, तो रफ है ना बेटा, रफ है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स है, ये स्मूथ है क्योंकि राइबोसोम नहीं है। इसका फंक्शन प्रोटीन का सिंथेसिस है बेटा, प्रोटीन का सिक्रीशन करना है, इसका यहाँ पर सिंथेसिस और स्टोरेज करना है। किस चीज की सिंथेसिस, यानी फॉर्मेशन, किसकी, फैट की, यानी कि लिपिड और हार्मोन्स की, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी apparatus की, जिसको हम शिपिंग सेंटर या फिर सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है। आप में से कोई भी बच्चा अगर किसी ने घर मतलब कुछ भी सामान ऑर्डर किया अगर ऑनलाइन, तो बेटा आपका जो सामान जो भी आपने ऑर्डर किया है वो कहाँ जाता है, शिपिंग सेंटर तक जाता है। वहां पर मॉडिफिकेशन होती है कि आकाश नाम के पर्सन ने कुछ ना कुछ मंगाया, उसने जीन्स भी मंगाई है, इस ब्रांड की टी शर्ट मंगाई है, ये शूज मंगाए है, ये हैंकी और ये सॉक्स मंगाई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बेटा वो पर्सन क्या करते हैं, कई बार वो पर्टिकुलर ऑर्डर एक साथ पैक करके आपको भेज देते हैं, तो वहां पर क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो गोल्जी apparatus भी बेटा क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, उसके साथ साथ सर्टेन चेंजेस भी कर रहा है, ठीक है। मॉडिफिकेशन के साथ साथ पैकेजिंग भी कर रहा है और पैकेजिंग के साथ बेटा ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो आप लोग समझ पा रहे हो शिपिंग सेंटर का काम क्या हो रहा है, और वही काम कौन कर रहा है, आपका गोल्जी apparatus, ठीक है, या जिसे को आप गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। तो आपको ये बेटा एनिमल प्लांट दोनों सेल में देखने को 110% देखने को मिल ही रहा है, ऑलराइट। तो अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, है ना, तो शुगर को ऐड कर देता है, किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, मॉडिफाई हो गया, फिर पैकेज करेगा बेटा और ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है और पैकेजिंग तो कर रहा है बेटा सब्सटेंस की। पर आप देखेंगे कुछ ये मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बेटा, सीरीज दिख रही है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स की, इसको कहते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सिस्टर्ने, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, सिस्टर्ने बोलते हैं। तो यही काम मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली डिटेल में भी लिख दिया है कि मॉडिफिकेशन कर रहा है बेटा, और क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा, और क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एंड डेफिनेटली बेटा ये लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है, उसका फॉर्मेशन भी आपका गोल्जी apparatus ही करता है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये लाइसोसोम क्या होता है। बेटा लाइसोसोम बोलते हैं आपके सुसाइडल बैग्स, ओके। सुसाइडल मैं कहना चाहूंगी ऐसे पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली जो सुसाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब क्या मैम, ये कर क्या रहे हैं बेटा, मान लो सेल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली है, वो बूढ़ी हो गई है, काम नहीं कर रही है ढंग से, ठीक है, या वो खराब हो गई है, वियर टियर हो गई है, रफ हो गई है बेटा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ठीक है, लाइसोसोम क्या करेगा बेटा, अपने अंदर के डाइजेस्टिव जूसेस को जाकर उनके ऊपर रिलीज करेगा और वो पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली किल हो जाएगी, वहीं खत्म, खल्लास, खात्मा हो जाएगा और नई सेल ऑर्गेनेली बनेगी, ठीक है। पर कभी अगर जरूरत आन पड़ी कि पूरा सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ भी देखने को मिलती है, तो ये सुसाइड करता है, तो ये अपने आप को ऐसे फाड़ देता है बेटा, ठीक है, अपने आप को ऐसे बस्ट कर देता है, और राइट, बस्ट करने के बाद जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे सेल के अंदर फैल जाता है, ठीक है। पूरे सेल में फैल गया तो क्या होगा, पूरे सेल की डेथ हो जाएगी, ओके। तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखती है, वेस्ट मटेरियल डैमेज ऑर्गेनेली को ब्रेक डाउन कर रही है, बैक्टीरिया को भी जरूरत आए तो ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, डाइजेस्ट कर रही है डैमेज सेल के कंपोनेंट्स को, प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर भी इन्वॉल्व है जब भी जरूरत आन पड़े। नेक्स्ट आता है बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है अगर, और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों पर्टिकुलर सेल में
वो आपका क्या होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस, एटीपी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी यहीं पर बनती है, पढ़ा होगा ना 7th क्लास में। ओके ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है बेटा, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, और ये एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी का क्रिएशन यहीं पर हो रहा है, जिससे आप सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। ओके एंड साथ साथ बात की जाए बेटा तो इसके स्ट्रक्चर की, तो इसको मैंने जूम करके यहां पर लगा दिया, तो आपको एक बाहर आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन बेटा ऐसे यू 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 इतनी शेप में दिख रही है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। तो ये इनर मेम्ब्रेन को बेटा कहीं ना कहीं हमने काफी ज्यादा फोल्ड दे दिए हैं, ठीक है। तो जो ये फोल्ड है बेटा, इसको कहते हैं क्रिस्टे, वहां क्या था, सिस्टर्ने, कहां पर, गोल्जी एपरेटस में, याद है ना, भूले तो नहीं ना। ओके गोल्जी एपरेटस में जो फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर थे वो थे सिस्टर्ने, वो सिस्टर्स हैं सारी साथ में बैठी हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन को हमने जो फोल्ड किया दैट इज क्रिस्टे। ऐसा लग रहा है भाई बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बन गया है ना, और कहीं ना कहीं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, ऐसे सीधा एक चपटा होता बेटा तो कहीं ना कहीं कम चीज कर पाता जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो अपने आप को फोल्ड में इसलिए रखे, जो फंक्शन कर रहा है ना एनर्जी बनाने वाला, वो ज्यादा अमाउंट में कर सके। ओके एंड इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, मतलब कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इस फ्लूइड में क्या होगा बेटा, एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम। ओके चलो चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके फंक्शन की बेटा। तो एटीपी का फॉर्मेशन तो कर ही रहा है ना, एनर्जी स्टोर करता है बेटा, है ना, एटीपी की फॉर्म में, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। सिंपल इक्वेशन आप सबको पता है बेटा, सेल को ग्लूकोज चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड डेफिनेटली दिस इज द मेजर और मेन प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड। नेक्स्ट आता है बेटा प्लास्टिड, सिर्फ प्लांट सेल में है तभी प्लांट सेल लगाया है, ठीक है। एनिमल में एब्सेंट है, ठीक है। अब इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, और ये करता क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, खुद की मेम्ब्रेन है, ठीक है। कुछ सिंथेसिस कर रहे हैं, किसका, फूड का, ओके, कुछ स्टोरेज भी करते हैं। इसके फर्दर 3 टाइप है बेटा, पहला आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ओके क्लोरो मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किसकी वजह से है बेटा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब फूड का फॉर्मेशन, सिंपल। ओके क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए तो क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्स, और कलर दे रहे हैं, फ्रूट का कलर, फ्लावर का कलर किससे मिल रहा है, क्रोमोप्लास्ट से मिल रहा है। ग्रीन कलर आपको क्लोरोप्लास्ट से मिल रहा था। अब ल्यूकोप्लास्ट भाई साहब विल्ले तो नहीं है ना, ये भी कुछ कर रहे हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट बेटा ये आपका कलरलेस प्लास्टिड है, ये स्टोरेज का काम आता है, और स्टोरेज का काम करता है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सबको स्टोर करता है। तो इन तीनों का डिफरेंस बेटा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, आपके लिए बहुत ही अमेजिंगली हेल्पफुल होगा। जो मैंने समझाया वही सब लिखा है यहाँ पर। बारी आती है बेटा आप क्लोरोप्लास्ट को और डिटेल में समझने की, क्योंकि आपके सिलेबस में है बेटा, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, फूड बन रहा है, खाना बन रहा है प्लांट का, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी बेटा, स्मूथ है, सेमी परमिएबल है, सारी चीजें अंदर नहीं जाती, सेमी परमिट करती है चीजों को, है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन की बात की जाए बेटा तो स्ट्रोमा और थाइलाकोइड को सारा का सारा क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। अब ये स्ट्रोमा क्या होता है, जितना भी लिक्विड है बेटा, जितना भी फ्लूइड है उसको आप लोग स्ट्रोमा कहते हो, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम। और थाइलाकोइड की अगर बात की जाए तो ऐसे मेम्ब्रेन सैक हैं, ऐसा लग रहा है सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, तो ऐसे मेम्ब्रेन सैक है बेटा स्ट्रोमा के अंदर, मतलब इस लिक्विड के अंदर, जिन्होंने अपने आप को ऐसे स्टैक बनाकर रख लिया है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन ग्रेना कहते हैं, ठीक है, जहां पर क्लोरोफिल है और जहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। बट कुछ नाम याद रखने हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा नाम याद रखना होगा चीजों का, कि स्ट्रोमा क्या है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स क्या था, ठीक है, क्रिस्टे क्या था, सिस्टर्ने क्या था, ओके। यहाँ पर जैसे थाइलाकोइड क्या है, ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है, तो ये नाम बेटा बस माइंड में रखने, अदर देन दैट थिंग्स आर रियली वेरी इजी। अब डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा ना, कि इसके लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसके लिक्विड की, तभी तो नाम भी अलग है, स्ट्रोमा अलग है, मैट्रिक्स अलग है, समझ पा रहे हो। अब वैक्यूल की बात की जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड है, खुद की मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड क्योंकि ठीक है, ये प्लांट सेल में इतना बड़ा स्पेस लेकर बैठे हैं, इतने बड़े भाई साहब हैं कि न्यूक्लियस को भी धक्का मार दिया है, ठीक है, न्यूक्लियस को भी कह रहा है चलो भाई तुम साइड हो जाओ, हम पूरा स्पेस लेकर बैठेंगे, किसके अंदर, प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में इनको इज्जत देने के लिए बेटा इसकी मेम्ब्रेन का नाम भी रख दिया है, ठीक है, इतना बड़ा है, इसकी मेम्ब्रेन का नाम भी है, दैट इज टोनोप्लास्ट।
तो अगर वैक्यूल प्लांट सेल में है तो उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। एनिमल सेल में कभी होते हैं कभी नहीं भी होते, डिपेंड करता है कौन से एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या करते हैं बेटा, स्टोरेज करते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट, एंजाइम, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबको स्टोर करेंगे। और प्लांट सेल में बेटा रिजिडिटी, फर्मनेस, टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी जगह पर अपनी सारी चीजें बैठी हैं, कड़कपन पूरा मिल रहा है, किस चीज की वजह से, प्लांट सेल की वजह से। ठीक है, तो प्लांट सेल वैक्यूल, एनिमल सेल वैक्यूल, दोनों में डिफरेंस फटाफट से समझ लेते हैं। प्लांट सेल बेटा एक ही होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही होता है ना। 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम को कहीं ना कहीं स्टोर करके बैठा होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है उसका टोनोप्लास्ट। ओके, इसके अंदर लाइक वाटर, मिनरल, शुगर, वेस्ट मटेरियल, पिगमेंट्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टोर करता है बेटा वाटर, मिनरल, शुगर को, टर्गर प्रेशर मेंटेन कर रहा है, फर्म रख रहा है सेल को, एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, पिगमेंट स्टोर करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। यहाँ पर बेटा छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, या फिर कई बार होते भी नहीं है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं पर। ओके, कई बार बेटा कुछ कुछ मटेरियल्स को टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी कई बार काम आते हैं। दैट इज योर वैक्यूल। बारी आती है बेटा, आप सेल क्यों डिवाइड करते हैं, बॉडी में सेल क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट बेटा पुराने ओल्ड डेड सेल रिप्लेस हो जाएं, जो खराब हैं, जो काम नहीं कर रहे वो रिप्लेस हो जाए। स्किन भी तो हील करती है जब चोट लग जाती है ना, रिप्लेसमेंट जरूरी है। ओके, अलाउ करते हैं पूरी बॉडी को ग्रो करने के लिए बेटा, और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन भी इसी वजह से पॉसिबल है। एक नया क्रिएचर अगर लाइफ में आ पा रहा है बेटा, ओके, इस संसार में, दुनिया में आ पा रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेल इज हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड। सेल डिवाइड कर पा रहा है तभी हो पा रहा है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बारी आती है बेटा, आप सेल डिवीजन के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस बेटा आपके बॉडी के सारे सेल में होता है, मियोसिस पहले इसी को समझ लेते हैं। माइटोसिस में बेटा एक ही डिवीजन होता है, एक से दो सेल बनते हैं, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो अगर 2n है सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर, तो दोनों सेल्स में 2n रहेगा। ओके, एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल एज इट इज कॉपी बनती है अपने पेरेंट की। उसके साथ साथ ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है। अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस में बेटा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखने को मिलती है, टेस्टिस, ओवरी, एंथर्स, ओवरीज, प्लांट में, समझ पा रहे हो है ना। यहाँ पर 2 डिवीजन देखने को मिलते हैं, डिवीजन 1 और डिवीजन 2। ओके, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं बेटा, 4 सेल्स, 1 से 4 सेल बनते हैं। और साथ साथ बेटा यहाँ पर पेरेंट में, ठीक है, पेरेंट के कंपैरिजन में जो डॉटर सेल्स हैं वहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अगर 2n पेरेंट में था तो यहां पर जो 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं सब में n होगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ कि बेटा आधा हो गया है। उसके साथ साथ यहां पर जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं बेटा ये पेरेंट से और एक दूसरे से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देते हैं। और कहीं ना कहीं गैमीट फॉर्मेशन इसी पर्टिकुलर सेल डिवीजन की वजह से ही पॉसिबल है। साथ साथ बेटा अगर कभी एरर आ जाए, गलती हो जाती है, माइटोसिस में गलती हो जाए बेटा, तो थोड़ा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, ट्यूमर बन जाएंगे बेटा, कैंसरस सेल बन जाएंगे, है ना, एबनॉर्मल हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे बॉडी सेल के अंदर। अगर मियोसिस में दिक्कत आ गई बेटा तो जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे, जेनेटिक मैं कहूंगी बीमारियां हो सकती हैं। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे फिजिकल फीचर उस पर्सन के कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं डिफरेंट होंगे बाकी लोगों से। और कहीं ना कहीं बेटा अर्ली प्रेगनेंसी लॉस भी देखने को मिल सकता है अगर मियोसिस में प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, ऑलराइट, जिसको हम मिसकैरेज भी बोल देते हैं। तो दैट इज हाउ बेटा वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस अमेजिंग चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अब इजी लगने लगा होगा, जरूर बताइएगा कैसा लगा बेटा। उसके साथ साथ आप हमसे कनेक्ट कीजिएगा। दिस इज आवर टेलीग्राम अपडेट का चैनल, दिस इज बेटा ऑफिशियल इंस्टाग्राम एंड दिस इज द चैट ग्रुप। और आपकी वैल्यूएबल सजेशंस आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। मिलते हैं अगले चैप्टर में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, keep smiling and keep studying. Ta ta, take care, thank you so much, bye.